नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग वाईफाई चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आरयूएचएस पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का 2014 का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप हमें सपोर्ट करते हैं तो हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और साथ में आपके लिए 2014 से लेकर 2023 तक के सभी ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आएंगे, जो कि 10 क्वेश्चन पेपर रहेंगे। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है द हीट रेगुलेटिंग सेंटर इज लोकेटेड इन। हीट रेगुलेटिंग सेंटर है वो कहाँ लोकेटेड होता है? पहला ऑप्शन है थैलेमस, सेकंड है हाइपोथैलेमस, थर्ड है मेडुला ऑब्लांगेटा, फोर्थ है सेरेब्रम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हाइपोथैलेमस। हीट रेगुलेटिंग सेंटर है वो हाइपोथैलेमस में होता है। और हाइपोथैलेमस है ये क्या कंट्रोल करता है? ये आपका टेम्परेचर टेम्परेचर है, आपका हंगर है, आपका थ्रस्ट है, सेक्स है, इन सबको कंट्रोल करता है। साथ में आपकी सर्केडियन रिदम होती है, जो स्लीप वेक साइकिल होती है, इसको भी कंट्रोल करता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन होती है, पहला है स्टेपिज, सेकंड है फेलिंजीज, थर्ड है मेटाकार्पल्स, फोर्थ है जीफी स्टर्नम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्टेपिज। स्टेपिज होती है वो कौन सी होती है? हमारी स्मॉलेस्ट बोन होती है। और ये कहाँ पाई जाती है? ये ईयर के अंदर पाई जाती है, और ये की जो कि पेयर शेप में होती है। ईयर के अंदर जो बोन पाई जाती है वो होती है आपकी मेलियस, इनकस और स्टेपिज। बोथ साइड में एक एक बोन होती है, तो ये दो दो बोन होती हैं, टोटल 2 पेयर का होता है, तो 6 बोन होती हैं ईयर में। और इसके साथ में ही जो ये स्मॉलेस्ट बोन तो हो गई आपकी कौन सी? स्टेपेज। और यदि लार्जेस्ट बोन की बात करें, लार्जेस्ट बोन लार्जेस्ट बोन कौन सी होती है आपकी? फीमर होती है। और इसके साथ में लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है? लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड वो होती है आपकी थायराइड। इसके अलावा आपका आ जाए लार्जेस्ट आर्टरी। लार्जेस्ट आर्टरी वो होती है आपकी आयोर्टा। और लार्जेस्ट ऑर्गन की बात करें, लार्जेस्ट ऑर्गन और लार्जेस्ट ऑर्गन होता है बॉडी का स्किन। लार्जेस्ट एब्डोमिनल ऑर्गन, लार्जेस्ट एब्डोमिनल ऑर्गन होता है आपका लिवर। लार्जेस्ट सेल होती है आपकी नर्व। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब का फंक्शन होता है, पहला ऑप्शन है सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, सेकंड है पैसेज वे ऑफ टू फॉर द फीटस, थर्ड है अकरेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, फोर्थ है डेवलपिंग ऑफ फीटस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? अकरेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फेलोपियन ट्यूब में होता है। और फेलोपियन ट्यूब की यदि हम बात करें तो फेलोपियन ट्यूब को क्या बोला जाता है? इसका अदर नेम होता है यूटेराइन ट्यूब, ओविडक्ट, साल्फिंग्स। और फेलोपियन ट्यूब की जो लेंथ की बात करते हैं, लेंथ होती है आपकी 10 सेंटीमीटर। और इसके अलावा फेलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। और जिसमें लार्जेस्ट पार्ट होता है, लार्जेस्ट पार्ट वो होता है आपका एम्पुला। और स्मॉलेस्ट पार्ट है वो होता है इंटरस्टिशियल।
मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्मल रेस्पिरेशन ऑफ हेल्दी पर्सन। हेल्दी पर्सन होता है, उसकी नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 5 to 10 पर मिनट, सेकंड है 10 to 15 पर मिनट, थर्ड है 15 to 20 पर मिनट, फोर्थ है 20 to 30 पर मिनट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, 15 to 20 पर मिनट। इसके अलावा यदि ब्रीथिंग रेट बिलो 12 ब्रीथ पर मिनट हो जाए उसको बोला जाएगा ब्रेडिप्निया। और यदि ब्रीथिंग हो जाए आपका एबव हो जाए कितना से 24 ब्रीथ पर मिनट उसको बोला जाएगा टेकिप्निया और पॉलिप्निया भी बोलते हैं। इसके अलावा यदि इंक्रीज हो जाए डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन की क्या हो जाए इंक्रीज डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, इसको बोला जाएगा हाइपर एपनिया। और इसके अलावा यदि टेम्पोररी क्या हो जाए टेम्पोररी स्टॉपेज ऑफ ब्रीथिंग उसका बोला जाएगा एपनिया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किडनी इज सिचुएटेड इन। किडनी कहाँ सिचुएटेड होती है? पहला ऑप्शन है इन एब्डोमिनल कैविटी, सेकंड है इन पेल्विक कैविटी, थर्ड है इन थोरेसिक कैविटी, फोर्थ है डोर्सल कैविटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एब्डोमिनल कैविटी। किडनी कहाँ सिचुएटेड होती है? एब्डोमिनल कैविटी में होती है। इसके अलावा जो किडनी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो क्या क्या बनते हैं, किडनी की शेप क्या होती है? शेप की बात करें तो किडनी कैसी होती है? बीन शेप होती है। इसके अलावा यदि इसकी लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ होती है 11 सेंटीमीटर। विड्थ की बात करते हैं तो विड्थ होती है इसकी 6 सेंटीमीटर। और थिकनेस की बात करते हैं तो थिकनेस होती है इसकी 3 सेंटीमीटर। वेट की बात करते हैं तो वेट आता है किडनी का 150 ग्राम। और यदि लेवल की बात करें कि एब्डोमिनल कैविटी में किस लेवल पे सिचुएटेड होती है तो इसका जो होती है T12 से लेकर L3 तक। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ चैम्बर इन द ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट के अंदर टोटल कितने चैम्बर होते हैं? पहला ऑप्शन है 4, सेकंड है 1, थर्ड है 2, फोर्थ है 3। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। राइट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। इस तरह से ह्यूमन हार्ट में कितने होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। इसके अलावा जो पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी ये क्या करती है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है। और पल्मोनरी जो वेन होती हैं, पल्मोनरी वेन होती हैं वो क्या करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो पल्मोनरी आर्टरी है वो कहाँ से? हार्ट से कहाँ लेके जाती हैं? हार्ट से लंग्स को। और पल्मोनरी वेन क्या करती हैं? लंग्स से हार्ट को लेकर आती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द ओनली आर्टरी विच सप्लाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो कौन सी आर्टरी है जो कि सप्लाई करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? तो आपको बताना है, कमेंट कर दीजिए। पल्मोनरी आर्टरी, सेकंड है हेपेटिक आर्टरी, थर्ड है गैस्ट्रिक आर्टरी, फोर्थ है रीनल आर्टरी। तो सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पल्मोनरी आर्टरी। अभी हमने बताया था पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती हैं
हार्ट से लंग्स के लिए। और पल्मोनरी वेन होती हैं वो क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू डायग्नोसिस मेनिंजाइटिस विच टाइप ऑफ सैंपल इज कलेक्टेड। मेनिंजाइटिस को डायग्नोसिस करने के लिए किस तरह का सैंपल कलेक्ट किया जाता है। पहला ऑप्शन है यूरिन, सेकंड है CSF, थर्ड है बोन मेरो, फोर्थ है स्टूल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है CSF। CSF की फुल फॉर्म होती है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। CSF को बोला जाता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। और इसको क्या है, लिम्फ ऑफ CNS। ये क्या होता है, लिम्फ ऑफ CNS ये भी बोला जाता है। इसके अलावा इसका फॉर्मेशन कितना होता है, फॉर्मेशन की बात करें, इसका फॉर्मेशन होता है 0.5 ml पर मिनट। इसके अलावा 30 ml पर आवर और 500 to 700 ml पर डे, इतना इसका फॉर्मेशन होता है। और इसके अलावा ये क्या है, फॉर्मेशन जो 500 to 700 ml ये सब क्या है, फॉर्मेशन होता रहता है और एब्जॉर्ब होता रहता है। लेकिन यदि कांस्टेंट वैल्यू की बात करें, कांस्टेंट वैल्यू की बात करते हैं तो कांस्टेंट वैल्यू कितनी होती है इसकी, वो होती है 120 ml। CSF ऑफ CNS। इसके अलावा जो ये CSF है ये बनता कहाँ से है, CSF है ये फॉर्म बाई किससे बनता है, कोरोइड प्लेक्सस। ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कि CSF कहाँ से बनता है, कोरोइड प्लेक्सस। इसके अलावा एब्जॉर्ब कहाँ होता है, एब्जॉर्ब होता है किसमें, एरेक्नोइड, सब एरेक्नोइड बिलाई, सब एरेक्नोइड सब एरेक्नोइड बिलाई के अंदर क्या होता है, ये एब्जॉर्ब होता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है आपका कि ICP कितना होता है, क्वेश्चन में ये भी आ सकता है ICP को बोला जाता है इंट्रा क्रीनियल प्रेशर। इंट्राक्रीनियल प्रेशर कितना होता है, इंट्राक्रीनियल प्रेशर होता है 5 to 15 mmHg। इसके अलावा डायग्नोसिस, CSF के अंदर जो डायग्नोसिस करते हैं, तो डायग्नोसिस के अंदर यदि CSF में इंक्रीज WBC क्या है, इंक्रीज मिले और क्या हो, डिक्रीज ग्लूकोज, तो इस कंडीशन में क्या होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा। और एक क्वेश्चन और बन सकता है आपका कि COB कॉबवेब अपीयरेंस, कॉबवेब अपीयरेंस किस में देखने को मिलती हैं, तो ये देखने को मिलती हैं TB के अंदर। CSF के अंदर कॉबवेब अपीयरेंस कहाँ देखने को मिलती हैं, जब TB का इन्फेक्शन होता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रोमोफिलिक बैक्टीरिया ग्रो एट द फॉलोइंग मिनिमम टेम्परेचर। जो थ्रोमोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं वो ग्रो होते हैं एट मिनिमम टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर पर ग्रो होते हैं। पहला ऑप्शन है 20 डिग्री सेल्सियस, सेकंड है 35 डिग्री सेल्सियस, थर्ड है 55 डिग्री सेल्सियस, फोर्थ है 85 डिग्री सेल्सियस। तो जो थ्रोमोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं वो कितने डिग्री पर ग्रो करते हैं, 55 डिग्री सेल्सियस। जो थ्रोमोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो कि क्या करते हो, नॉर्मली लाइव रहते हो, लाइव एट हाई टेम्परेचर।
हाई टेम्परेचर पर वो क्या है, लाइव रहते हो। और इनके लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 55 से लेकर 65 डिग्री सेल्सियस, या एवरेज में बोल सकते हैं 55 डिग्री सेल्सियस। और एग्जाम्पल की बात करते हैं, थ्रोम्बोफिलिक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल है इसका बेसिलस स्टीरियोथ्रोम्बोफिलस। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। जो मलेरिया पैरासाइट है उसकी जो लाइफ साइकिल है वो सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था। पहला ऑप्शन है रोनाल्ड रॉस, सेकंड है रॉबर्ट कोच, थर्ड है लुइस पास्चर, फोर्थ है बेंटिंग बेस्ट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस ने क्या किया था, मलेरिया पैरासाइट की डिस्कवरी की थी। और इन्होंने कहाँ फाइंड किया था, रोनाल्ड रॉस ने जो मलेरिया पैरासाइट को फाइंड किया था एनाफ्लीज। एनाफ्लीज क्या है, एक वेक्टर है, एज ए वेक्टर। इन्होंने बताया कि एनाफ्लीज एक वेक्टर है और जिसके अंदर जो मलेरिया की लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। और बाई प्लाज्मोडियम। और इसके अलावा रोनाल्ड रॉस से रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन आता है तो आपको वो भी सही करके आना है। रोनाल्ड रॉस है ये रोनाल्ड रॉस है, इनका जो बर्थ कब हुआ था, इनका बर्थ हुआ था 13 मई 1857 में। और कहाँ हुआ था, ये इनका बर्थ हुआ था उत्तराखंड के अल्मोड़ा विलेज में। अल्मोड़ा गांव था, उसमें उनका जन्म हुआ था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और आ सकता है, एक क्वेश्चन और क्या आ सकता है, जो वर्ल्ड मलेरिया डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 25 अप्रैल को। और एंटी मलेरिया मंथ कब होता है, जून का मंथ होता है, वो क्या होता है, एंटी मलेरिया मंथ। इसके अलावा एक एन नेशनल मलेरिया इरिडिकेशन प्रोग्राम NMEP कब आया था, ये भी क्वेश्चन में आ जाता है कभी कभी। तो NMEP जो प्रोग्राम आया था ये आया था 1958 को। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है HIV वायरस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। जो HIV वायरस है वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है। पहला ऑप्शन है फ्लेवी वायरस, सेकंड है रेट्रो वायरस, थर्ड है रेब्डो वायरस, फोर्थ है हेपेडना वायरस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रेट्रो वायरस। HIV वायरस है वो कहाँ से, किस से बिलोंग करता है, रेट्रो वायरस फैमिली से बिलोंग करता है। और HIV के अंदर क्या होता है, जो हमारी CD4 सेल होती हैं वो क्या होती हैं, इसमें डिक्रीज हो जाती हैं। और ये नॉर्मली जो हमारी CD4 सेल होती हैं वो कितनी होती हैं, CD4 रेशियो CD8, ये कितनी होती हैं, इनका जो रेशियो होता है नॉर्मल में होता है 2:1, 2:1 का इनका रेशियो होता है। CD4 कौन सी सेल होती हैं, CD4 सेल होती हैं आपकी नॉर्मल सेल होती हैं, हेल्पर। और जो CD8 सेल होती हैं ये होती हैं किलर। जो हेल्पर सेल होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, किलर सेल होती हैं वो कम होती हैं, 2:1 का रेशियो होता है। इसके अलावा जब HIV इन्फेक्शन होता है
HIV इन्फेक्शन हो जाता है इन HIV इन्फेक्शन, तो इसका रेशियो हो जाता है 1:2। और इसके अलावा क्वेश्चन में ये भी आ सकता है HIV के लिए जो डायग्नोसिस है वो कौन सी की जाती है। तो HIV के लिए जो फर्स्ट किया जाता है एलिजा टेस्ट। एलिजा की फुल फॉर्म होती है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये एलिजा टेस्ट किया जाता है। और इसके अलावा ये स्क्रीनिंग के लिए किया जाता है, स्क्रीनिंग। और यदि एलिजा टेस्ट जब पॉजिटिव आता है उसके बाद में कन्फर्मेटरी क्वेश्चन में आता है कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर HIV। तो कन्फर्मेटरी टेस्ट कौन सा किया जाता है, वो किया जाता है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किया जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फॉलोइंग विच द वेक्टर बॉर्न डिजीज। दिए गए में से कौन सी वेक्टर बॉर्न डिजीज है। पहला ऑप्शन है डिप्थीरिया, सेकंड है डेंगू, थर्ड है टिटेनस, फोर्थ है मीजल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डेंगू। डेंगू किसके द्वारा फैलता है, डेंगू फैलता है टाइगर मॉस्किटो के द्वारा। इसको या एडिज एजिप्टी। टाइगर मॉस्किटो इसलिए बोला जाता है टाइगर जैसी धारियां मिलती हैं इसके बॉडी पे। और एडिज इजिप्टी जो मॉस्किटो होता है इसके द्वारा फैलता है। ये वेक्टर होता है जो कि डेंगू वायरस को स्प्रेड करता है। इसके अलावा जो डिप्थीरिया है, टिटनस है, मीजल्स है, ये डिप्थीरिया है। डिप्थीरिया किससे फैलता है, डिप्थीरिया फैलता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा। और इसके अलावा टिटनेस है, ये कैसे फैलता है, टिटनेस फैलता है सॉइल के द्वारा, मिट्टी के द्वारा। इसके अलावा डस्ट है, एनिमल फिशिस है, इसके द्वारा ये टिटनेस फैलता है। इसके अलावा जो मीजल्स होता है, मीजल्स कैसे फैलता है, मीजल्स फैलता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा। जैसे कफिंग है, स्नीजिंग है, इसके द्वारा फैलता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेपेरिन ओवरडोज के मरीज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटीडोट फॉर द पेशेंट विद ओवरडोज ऑफ हेपेरिन। दिए गए में से जो एंटीडोट है हेपेरिन के ओवरडोज का, पहला ऑप्शन है प्रोटामाइन सल्फेट, सेकंड है विटामिन के, थर्ड है एट्रोपिन सल्फेट, फोर्थ है फाइसोस्टिग्माइन। तो जो हेपेरिन का एंटीडोट होता है वो क्या होता है, हेपेरिन का एंटीडोट होता है प्रोटामाइन सल्फेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, प्रोटामाइन सल्फेट। इसके अलावा वारफारिन, विटामिन के किसका एंटीडोट है, विटामिन के एंटीडोट है वारफारिन का। इसके अलावा एट्रोपिन सल्फेट है, ये किसका एंटीडोट है, ये एट्रोपिन सल्फेट होता है किसका, मशरूम या ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग और मशरूम की पॉइजनिंग है, इसके लिए क्या एंटीडोट होता है, वो होता है एट्रोपिन। इसके अलावा फाइसोस्टिग्मिन है, ये किसका एंटीडोट होता है, ये होता है एंटीहिस्टामिन या एंटी कोलिनर्जिक ड्रग का एंटीडोट होता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। पैरासीटामोल मेडिसिन ड्रग इज, पैरासीटामोल है जो मेडिसिन है वो क्या है, पहला ऑप्शन है एंटीपायरेटिक, सेकंड है एंटीटसिव, थर्ड है एंटी अस्थमेटिक, फोर्थ है एंटी एमेटिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एंटीपायरेटिक।
पैरासीटामोल कैसी होती है? एंटीपायरेटिक, जो कि फीवर को सप्रेस करती है, डिक्रीज फीवर। सेकंड है एंटीटसिव। ये एंटीटसिव मेडिसिन क्या होती है? ऐसी मेडिसिन जो सप्रेस करती हैं, सप्रेस किसको? कफ को। इनके एग्जाम्पल की बात करें तो ये होती है कोडिन है, डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन है, इसके अलावा एंटी अस्थमेटिक, जो मेडिसिन जो कि अस्थमाटिक अटैक होता है उसको सप्रेस करती हैं, सप्रेस अस्थमा। वो कौन सी होती है? जैसे लाइक साल्बुटामोल। और एक होती है एंटी इमेटिक, ऐसी मेडिसिन जो कि सप्रेस करती हैं वोमिटिंग को। एग्जाम्पल के तौर पे ओंडेनसिट्रॉन, प्रोमेथाजिन है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉर्फिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन। मॉर्फिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। पहला ऑप्शन है एंजाइना, सेकंड है ब्रोंकियल अस्थमा, थर्ड है पैनक्रियाटाइटिस, फोर्थ है एमआई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ब्रोंकियल अस्थमा। ब्रोंकियल अस्थमा में मॉर्फिन क्या होती है? कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, क्योंकि जो मॉर्फिन है ये क्या करती है? मॉर्फिन करती है आपका रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करती है, इसलिए ब्रोंकियल अस्थमा की कंडीशन में इसको कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। बाकी का एंजाइना है, एमआई है, पैनक्रियाटाइटिस है, इनमें हम दे देते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 टी स्पून मेडिसिन इज इक्वल टू। जो टी स्पून मेडिसिन है वो किसके बराबर होती है? पहला ऑप्शन है 2 ml, सेकंड है 3 ml, थर्ड है 5 ml, फोर्थ है 10 ml। तो 1 टीस्पून का मतलब होता है 5 ml। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। इसके अलावा क्वेश्चन में आ जाए 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून का मतलब होता है 15 ml। इसको शॉर्ट में बोला जाता है 1 TSP, या ऐसे भी 1 TBSP। 3 TSP बोल सकते हैं, 3 टीस्पून या 1 टेबल स्पून इक्वल टू 15 ml। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following medicine is useful for the reducing intracranial pressure? दिए गए में से कौन सी मेडिसिन है जो कि यूजफुल है इंट्राक्रीनियल प्रेशर को कम करने में? पहला ऑप्शन है आईवी मैनिटोल, सेकंड है आईवी फेनिटोइन, थर्ड है आईवी डाइजिपम, फोर्थ है नाइट्रोग्लिसरीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आईवी मैनिटोल। जो मैनिटोल होती है वो कैसी होती है? ये होती है ऑस्मोटिक डायूरेटिक, जो कि क्या करती है? रिड्यूस कर देती है, डिक्रीज कर देती है आईसीपी को। इसके अलावा जो फेनिटोन होती है, दूसरे ऑप्शन में जो फेनिटोन दिया है, ये किस तरह की मेडिसिन है? ये है आपका एंटी एपिलेप्टिक। एंटी एपिलेप्टिक ये क्या करती है? डिक्रीज करती है सीजर को। डाइजिपम टेबलेट होती है, डाइजिपम जो आई होता है इंजेक्शन, वो क्या होता है? सेडेटिव, सेडेटिव बोल लो या एंटी एंजाइटिक। ये क्या करती है? एंजाइटी को कम करती है, सेडेशन करती है। इसके अलावा नाइट्रोग्लिसरीन है, ये कैसी है? वेनोडाइलेटर होती है, वेजोडाइलेटर।
और ये क्या करती है, इसको यूज किया जाता है चेस्ट पेन की कम कंडीशन में। चेस्ट पेन जो एंजाइना का पेन होता है इसमें यूज किया जाता है, सबलिंगुअली यूज किया जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनाल्जेसिक्स आर गिवन। एनाल्जेसिक्स है जो कि दिए जाते हैं। पहला ऑप्शन है टू रिलीव द पेन, सेकंड है टू गिव द रेस्ट, थर्ड है टू इंड्यूस्ड स्लीप, फोर्थ है टू डिस्ट्रॉय पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एनाल्जेसिक्स है वो दिए जाते हैं टू रिलीव द पेन, पेन को रिलीव करने के लिए। और इसके अलावा जब पेन रिलीव हो जाता है तो रेस्ट भी मिलता है पेशेंट को और स्लीप भी आ जाती है, नींद भी आ जाती है। इसके अलावा टू डिस्ट्रॉय पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसके लिए क्या दिया जाता है, इसके लिए दिया जाता है एंटी माइक्रोबियल एजेंट। एंटी माइक्रोबियल एजेंट या एंटीबायोटिक। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलियन बारे सिंड्रोम इज ए डिजीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो गुलियन बारे सिंड्रोम डिजीज होती है वो होती है, पहला ऑप्शन है ब्रेन की, सेकंड है स्पाइनल कॉर्ड, थर्ड है पेरिफेरल नर्व, फोर्थ है ऑल ऑफ द एबव। तो जो गुलियन बारे सिंड्रोम होता है इसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है GBS। GBS गुलियन बारे सिंड्रोम। तो ये जो होती है डिजीज, ये होती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, PNS की डिजीज होती है GBS। इसके अंदर क्या होता है, GBS के अंदर क्या होता है, डीमाइलिनेशन हो जाता है। डीमाइलिनेशन इन PNS। डीमाइलिनेशन का मतलब होता है माइलिन शीथ का क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय होने लग जाती है, और PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। और ये जो कि क्या कैसी डिजीज है, GBS ऑटो इम्यून डिजीज है, ऑटो इम्यून डिजीज। और यदि इसमें साइन सिम्टम की बात करें तो क्वेश्चन में यदि साइन दिया है तो आप उससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसमें कैसी क्या होता साइन होता है, असेंडिंग वीकनेस, असेंडिंग वीकनेस देखने को मिलती है। इसके अलावा और क्या मिल सकता है साइन सिम्टम में, ब्लैडर बॉवल, ब्लैडर बॉवल नॉट इन्वॉल्व, ब्लैडर और बॉवल इन्वॉल्व नहीं होते हैं। इसका जस्ट अपोजिट GBS का अपोजिट होता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, MS होता है। MS के अंदर क्या होता है, ब्लैडर बॉवल इन्वॉल्व होते हैं और असेंडिंग वीकनेस है वो देखने को मिलती है, सॉरी नहीं मिलती है, असेंडिंग वीकनेस देखने को नहीं मिलती है किसमें, MS में, और GBS में देखने को मिलती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following is not a parameter of for the Glasgow coma scale। Glasgow coma scale है उसके लिए जो दिए गए हैं उनमें से जो पैरामीटर नहीं है, पहला ऑप्शन है आई ओपनिंग, सेकंड है प्यूपिलरी रेस्पॉन्स, थर्ड है वर्बल रेस्पॉन्स, फोर्थ है मोटर रेस्पॉन्स। तो इसको याद करने के लिए आपको याद करना है EVM, आई वर्बल मोटर, ये रेस्पॉन्स चेक किए जाते हैं। आई हो गया, वर्बल हो गया, मोटर हो गया, प्यूपिलरी रेस्पॉन्स है ये ग्लासगो कोमा स्केल में नहीं है। इसके अलावा इनकी जो रेटिंग की बात करते हैं तो इसमें जो रेटिंग दी जाती है वो दी जाती है 3 से लेकर 15 तक। तो मैक्सिमम कितनी रेटिंग होती है, 15 होती है, मिनिमम कितनी होती है, 3 होती है। और इसके अलावा इसकी जो रेटिंग दी जाती है आई के अंदर 4 रेटिंग दी जाती है मिनिमम, वर्बल के अंदर मिनिमम होती है 5, सॉरी मैक्सिमम, और मोटर के अंदर मैक्सिमम कितनी होती है, 6 होती है। 4, 5, 6 इनकी रेटिंग होती है और टोटल जो स्कोर होता है 15 होता है, मिनिमम होता है वो 3 होता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राइस वाटर स्टूल इज ए टाइपिकल फाइंडिंग ऑफ। राइस वाटर स्टूल होता है वो किसमें देखने को मिलता है? पहला ऑप्शन है कोलेरा, सेकंड है टाइफाइड, थर्ड है अल्सरेटिव कोलाइटिस, फोर्थ है अमीबियासिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कोलेरा। कोलेरा में क्या देखने को मिलता है? राइस वाटर स्टूल देखने को मिलता है। वहीं हम टाइफाइड की बात करते हैं। टाइफाइड में क्या देखने को मिलता है? पी सूप स्टूल। क्वेश्चन में आ जाए, पी सूप स्टूल किस में देखने को मिलता है? टाइफाइड के अंदर। राइस वाटर स्टूल किस में देखने को मिलता है? कोलेरा के अंदर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फुल फॉर्म ऑफ सीपीआर। सीपीआर की फुल फॉर्म क्या है? पहला ऑप्शन है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, सेकंड है कार्डियो पल्मोनरी रिलैप्स, थर्ड है कार्डियो पल्मोनरी रेस्ट्रिक्शन, फोर्थ है क्रोनिक पल्मोनरी रिप्लेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। इसको बोला जाता है सीपीआर, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। इसके अलावा बेसिक लाइफ सपोर्ट, इसका अदर नेम बेसिक लाइफ सपोर्ट, BLS, बेसिक लाइफ सपोर्ट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द इंट्रावीनस फ्लूइड आइसोटोनिक। जो इंट्रावीनस फ्लूइड होते हैं, जो आईवी फ्लूइड होते हैं, और उसमें जो क्या है सोडियम क्लोराइड की आइसोटोनिक में कंसंट्रेशन कितनी होगी? पहला ऑप्शन है 0.25%, सेकंड है 0.45%, थर्ड है 0.75%, फोर्थ है 0.9%। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 0.9% NaCl है, वो क्या है? आइसोटोनिक है। रिमेनिंग क्या है? हाइपोटोनिक। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मेजर प्रायोरिटी ऑफ नर्सिंग केयर चाइल्ड सस्पेक्टेड हैविंग टू द मेनिंजाइटिस। एक चाइल्ड है जिसको क्या है सस्पेक्ट है मेनिंजाइटिस की, तो मेजर प्रायोरिटी उसकी क्या होगी? पहला ऑप्शन है टू चेक द टेम्परेचर एंड गिव द कोल्ड स्पॉन्जिंग, उसका टेम्परेचर चेक करना है और उसको देना है कोल्ड स्पॉन्जिंग। सेकंड है आइसोलेट द चाइल्ड इमीडिएटली, चाइल्ड को इमीडिएटली आइसोलेट करना है। थर्ड है एडमिनिस्टर द एंटीबायोटिक एज सुन एज पॉसिबल, या एडमिनिस्टर करना है एंटीबायोटिक। फोर्थ है रिस्ट्रेन द चाइल्ड टू प्रिवेंट द एक्सीडेंट, और चाइल्ड को बांधना है, रिस्ट्रेन करना है कि जिससे उसको एक्सीडेंट से बचाया जा सके। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आइसोलेट द चाइल्ड इमीडिएटली। चाइल्ड को आइसोलेट करना है इमीडिएटली एज सून एज पॉसिबल, जिससे कि चाइल्ड से को जो यदि सस्पेक्ट है मेनिंजाइटिस, यदि उसको मेनिंजाइटिस है तो स्प्रेड नहीं हो, स्प्रेड से बचा जा सके। क्योंकि स्प्रेड कैसे होती है? जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में कौन कौन सी हो सकती है? आपकी नाइजीरिया मेनिंजिटिस, जो कि क्या होती है मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस है। इसके अलावा और आपकी बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस कौन सी हो सकती है? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप ए, टाइप बी, और इसके अलावा न्यूमोकोकल मेनिंजाइटिस आपका वायरल है, वायरल के अंदर आपका मम्स है, मीजल्स है। ये सब क्या है? ये जितने भी मैंने एग्जाम्पल दिए हैं इनमें क्या होता है, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा स्प्रेड आउट हो जाते हैं, ड्रॉपलेट के द्वारा स्प्रेड हो जाते हैं। तो इसलिए जो जब भी यदि सस्पेक्ट है चाइल्ड जिसको मेनिंजाइटिस का सस्पेक्ट है, तो उसको जल्दी से जल्दी आइसोलेट करना है, जिससे कि वो क्या दूसरों को स्प्रेड नहीं कर पाए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए चाइल्ड एपिकल पल्स इज ऑलवेज चेक बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग डिजॉक्सिन, द ड्रग इज नॉट गिवन इफ द पल्स रेट इज।
एक चाइल्ड है जिसकी हमेशा एपिकल पल्स चेक करनी है जब भी हम उसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं डिजॉक्सिन, और द ड्रग इज नॉट गिवन, और ड्रग नहीं देनी है कब, जब पल्स रेट कितना हो। पहला ऑप्शन है बिलो द 90 टू 110 बीट पर मिनट, सेकंड है अबव द 90 टू 110 बीट पर मिनट, थर्ड है लेस देन 60 बीट पर मिनट, और फोर्थ है मोर देन 150 बीट पर मिनट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बिलो द 90 बीट पर मिनट। देखो आपको ध्यान रखना है कि यदि चाइल्ड है जिसकी हार्ट बीट कितनी है, हार्ट रेट कितनी है, बिलो 100 बीट पर मिनट है, तो उसमें क्या है, डिजॉक्सिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। वहीं एडल्ट है, एडल्ट की जो हार्ट रेट कितनी है, बिलो 60 है, 60 बीट पर मिनट से नीचे है, तो उसको भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है डिजॉक्सिन। क्योंकि ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड इसलिए होता है, जब भी हम डिजॉक्सिन देते हैं तो डिजॉक्सिन क्या करता है, ये करता है डिक्रीज हार्ट रेट, हार्ट रेट को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। यदि एडल्ट की 60 से नीचे है और डिजॉक्सिन दे दी तो उसकी हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगी और कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। वहीं चाइल्ड की यदि 100 से नीचे है तो भी हम कॉन्ट्राइंडिकेटेड करते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द idiomatous phase of nephrotic syndrome an important nursing intervention is। ड्यूरिंग एडोमेटस, जब एडोमेटस फेज होता है किसमें, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, तो नर्सिंग इंटरवेंशन, इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है। पहला ऑप्शन है प्रोवाइड मेटिकुलस स्किन केयर, सेकंड है एनकरेज फ्लूइड इनटेक, थर्ड है इनकरेज मॉडरेट एक्टिविटीज, फोर्थ है वेट द चाइल्ड एवरी अल्टरनेट डे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रोवाइड मेटिकुलस स्किन केयर। जब भी एडमिटस फेज में यदि चाइल्ड है तो उसको क्या करना है, मेटिकुलस केयर प्रोवाइड करनी है। मेटिकुलस केयर क्या होती है, मेटिकुलस केयर होती है, ये स्किन की केयर होती है। स्किन को क्या करना है, जेंटल क्लीनिंग करना है, जेंटल क्लीनिंग, सॉफ्ट टॉवल से उसको क्या करना है, ड्राई करना है। इसके अलावा उसमें मॉइस्चराइजिंग करना है। इसके अलावा प्रेशर सोर्स को प्रिवेंट करना, प्रेशर है उसको प्रिवेंट करना है, और प्रेशर को प्रिवेंट करने के साथ में हाइड्रेशन लेवल है वो भी मेंटेन करना है। ये सब चीज़ें मेटिकुलस केयर में की जाती हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट ऑफ एन इन्फेंट सफरिंग विद द एक्यूट डायरिया एंड डिहाइड्रेशन। जो एक्यूट डायरिया है और क्या है, डिहाइड्रेशन है इन्फेंट के अंदर, तो उसका नर्सिंग असेसमेंट क्या करेंगे इनिशियल। पहला ऑप्शन है स्किन टर्गर, सेकंड है लो हेमाटोक्रिट, थर्ड है बल्जिंग फोंटानेल्स, फोर्थ है वेट गेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्किन टर्गर। जो क्या एक्यूट डायरिया और डिहाइड्रेशन को यदि हमको असेसमेंट करना है तो हम क्या करेंगे, इन्फेंट में स्किन टर्गर चेक करते हैं। स्किन को क्या है, खींचते हैं और पिंच करते हैं, और उसके बाद में जो स्किन है वापस रिकॉइल होती है उसी टाइम उसी जगह पे वो कैसी हो जाती है, स्लो हो जाती है, स्लो रिकॉइल। इसके अलावा बल्जिंग फोंटानेल्स है, ये किस में मिलता है, इंक्रीज आईसीपी। वेट गेन है तो डिहाइड्रेशन हो रहा है तो वेट गेन होगा नहीं, और लो हेमोटोक्रिट भी नहीं होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्किन टर्गर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट लाइकली साइड इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल रेडिएशन टू द नेक फॉर द कैंसर ऑफ द लैरिंग्स। यदि कैंसर ऑफ द लैरिंग्स है, लैरिंग्स का कैंसर है और उसके लिए एक्सटर्नल रेडिएशन दे रहे हैं हम, तो उसका मोस्ट लाइकली साइड इफेक्ट क्या होगा। पहला ऑप्शन है कॉन्स्टिपेशन, सेकंड है डिस्निया, थर्ड है सोर थ्रोट, फोर्थ है डायरिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सोर थ्रोट। यदि एक्सटर्नल रेडिएशन दे रहे हैं तो लैरिंग्स कैंसर के लिए, तो इसका जो साइड इफेक्ट क्या होगा, सोर थ्रोट होता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्हेन द रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 12 मंथ ओल्ड चाइल्ड एज 35 ब्रीथ पर मिनट, द मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन। जब एक 12 मंथ का ओल्ड चाइल्ड है जिसकी रेस्पिरेटरी कितनी है, रेट कितनी है, 35 ब्रीथ पर मिनट है, तो नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? पहला ऑप्शन है नोटिफाई द फिजिशियन, सेकंड है एडमिनिस्टर द ऑक्सीजन, थर्ड है रीअसेस रेस्पिरेटरी रेट इन द 15 मिनट, फोर्थ है डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग। यदि 12 मंथ का बेबी है या उसको बोल सकते हैं 1 ईयर का बेबी है, तो उसकी जो यदि ब्रीथिंग रेट कितनी आ रही है, 35 आ रही है, तो उसको नोटिफाई करना है, डॉक्यूमेंट में लिखना है। एक नॉर्मल कंडीशन है, तो इसमें कुछ भी कोई एक्शन करने की जरूरत नहीं है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, और आज की हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है वो है इनिशियल नर्सिंग इंटरवेंशन इन द थ्रोम्बोफ्लेबिटिस वुड बी कॉन्ट्राइंडिकेटेड। जो इनिशियल नर्सिंग इंटरवेंशन है किसके लिए, थ्रोम्बोफ्लेबिटिस के लिए, जो कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, जो कि नहीं करना चाहिए। पहला ऑप्शन है मेंटेन स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट, सेकंड है टर्निंग द पेशेंट फ्रॉम साइड टू साइड, थर्ड है अप्लाइंग वार्म पैक टू द अफेक्टेड लेग, फोर्थ है मसाज द अफेक्टेड लेग। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है मेंटेन स्ट्रिक्ट रेस्ट। देखो, मेंटेन स्ट्रिक्ट रेस्ट नहीं करना है, बाकी का पेशेंट को साइड टू साइड टर्न कर सकते हैं, और इसके अलावा वार्म पैक अप्लाई करेंगे किसमें, अफेक्टेड लेग में, मसाज करनी है लेग की, तो ये सभी चीज़ हम कर सकते हैं, और ये स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। और ये थ्रोम्बोफ्लेबिटिस क्या है, थ्रोम्बो मीन्स थ्रोम्बस, थ्रोम्बस का मतलब है क्लॉट, और फ्लेबिटिस का मतलब होता है इन द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट होना थ्रोम्बोफ्लेबिटिस होता है। और ये मोस्टली कहाँ मिलता है, ये मोस्टली मिलता है आपका फुट के अंदर, काफ मसल्स में मिलता है। और इसके अंदर जब जब ये थ्रोम्बस होता है तो इसमें क्या होता है, डॉर्सीफ्लेक्शन जब हम करते हैं, डॉर्सीफ्लेक्शन करते हैं तो क्या होता है, पेन होता है। और जब ये ज़्यादा जो होता है तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है, तो इसमें क्या मिलता है, होमांस साइन पॉजिटिव मिलता है, होमांस साइन पॉजिटिव मिलता है। ये भी क्वेश्चन में आता है, होमांस साइन पॉजिटिव किस में मिलता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस में। यदि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो में। नर्सिंग वाईफाई से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।